कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे ठीक से। हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रोनाउन की। तो आइए देखते हैं। देखिए प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या नाउन की इक्विवेलेंट जो भी शब्द होते हैं उनके बदले यूज होते हैं। या मैं इसको यूं कर सकता हूं कि वो वर्ड्स जो नाउन की रिपीटिशन को रोकते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है। अरे दोस्तों नमस्कार। मैं आत्मा सिंह आप लोगों से एक निवेदन करने आया हूं अपने गुरुवर की तरफ से। हमारे श्याम सर बहुत ही मेहनती हैं, बहुत मेहनती टीचर हैं ये, और आपके लिए इतना कुछ करते हैं। और आप लोगों का उत्तरदायित्व क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाबू? हाथ जोड़ के निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि सर के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि निस्वार्थ भाव से आजकल कोई इतनी सेवा नहीं करता है। देखिए जबरदस्त कंटेंट आपको दे रहे हैं, जिसको आप 20,000, 25,000, 30,000 रुपए दे करके प्राप्त करते हैं। और सर ने ठाना है कि मैं बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। इतना ज्यादा पैसा लिया जाता है और उनको सही कंटेंट नहीं दिया जाता। तो सर ने जो ये मुहिम आपके लिए छेड़ी है, सर एक बड़े भाई की तरह आपका नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं। तो प्लीज एक बार इनके चेहरे को देखिए, क्योंकि सर ने इतना मेहनत किया है। तो आप लोग हाथ जोड़कर निवेदन है सर की तरफ से मेरा, क्योंकि ये तो कभी कहेंगे नहीं आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, लेकिन आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए कि हमारे बड़े भाई का ये चैनल है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है श्याम सर, आप भी बच्चों से कभी कभी कह दिया करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चे सोचा करते हैं टीचर तो हमारा कह नहीं रहा। लेकिन बाबू याद रखिए, कंटेंट में सर के आप कमी नहीं पा सकते। आप कई चैनलों को देख लीजिएगा, लेकिन इसके सर के मुकाबले का आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। हाँ मैं जानता हूं, भाव भंगिमा बनाने वाले बहुत लोग होंगे, अरे हम आपको उखाड़ के फेंक देंगे, आपको टीजीटी में पहुंचा देंगे, पीजीटी में पहुंचा देंगे, लेकिन कंटेंट के दम पर पहुंचेंगे आप लोग। और वह कंटेंट आपको श्याम सर दे रहे हैं, जिससे रियल सिलेक्शन होता है। और बाकी बेवकूफ बनाना तो पूरा यूट्यूब पड़ा है, बेवकूफ बना रहे हैं आपको। तो मेरे दोस्तों, अगर मेरी ये बात आपको थोड़ी सी भी समझ में आई हो, मेरे भाई बंधु जैसे भी आप समझें, तो जरूर से जरूर सर के चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि अगर बेस्ट कंटेंट आपको पढ़ना है तो श्याम सर से जुड़े। और जबरदस्त कंटेंट खुद से लिखते हैं बाबू, पहले फिर टाइप करवाते हैं। सोचिए, कहीं का कॉपी पेस्ट नहीं है ये, लिखेंगे, टाइप करवाएंगे, फिर आपके लिए लेके आते हैं। तो इतनी मेहनत का थोड़ा सा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। ओके, आप सर पढ़ाइए और बच्चों से कह कभी कभी, क्योंकि बच्चे भी तो चलिए, हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे थे ना। ये हमारे जो है आत्मा सर हैं, है ना, प्रेम में बोल गए हैं, है ना। तो आप इनका सम्मान रखें। बाकी ना, भाई होने के नाते इन्होंने इतना कह दिया आपसे। देखिए, मैं नहीं कह पाता कि सब्सक्राइब करिए, मुझे सब थोड़ा सा बनावटी चीज़ें समझ में कम आती हैं ना। आप कंटेंट ठीक लगेगा तो आप करेंगे, नहीं लगेगा तो मैं लाख जान दे दूं आप करेंगे नहीं मेरे कहने से। ठीक है, बहरहाल आइए हम लोग मुद्दे की बात करें। ये सर का प्रेम था, दो बातें कही। देखिए, हम लोग प्रोनाउन की बातचीत कर रहे थे। देखिए, प्रोनाउन का क्या है, प्रोनाउन क्या होते हैं। देखिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। यानी वो वर्ड्स जो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के बदले यूज होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के काइंड्स देखिए, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। और एक प्रोनाउन हम और देख लें, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है वास्तव में, रिलेटिव प्रोनाउन।
ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये हमारे प्रोनाउन है। अब आइए बारी बारी से एक एक प्रोनाउन की चर्चा आपसे शुरू करता हूं मैं। देखिए, आइए पहले हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। देखिए पर्सनल प्रोनाउन, देखिए अच्छा एक बताऊं मैं आपको, फंक्शन के आधार पे पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 पर्सन में बांटते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जो किसी बात को कहे, सेकंड पर्सन जो किसी बात को सुने या जिससे कोई बात कही जा रही है, और थर्ड पर्सन वो जिसके विषय में हम बातचीत कर रहे हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पर्सन जाहिर सी बात है, फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे या दुनिया की सारी चीजें किसमें आएंगी, थर्ड पर्सन में आएंगी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जाहिर सी बात है लिविंग होगा, सेकंड पर्सन भी हमारा लिविंग होगा, और थर्ड पर्सन जिसके विषय में हम बात कर रहे होंगे वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो आइए इसी को देखते हैं कैसे इसके यूजेज होते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन, देखिए फंक्शन के आधार पर पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन में बांटा जाता है ना, 3 पर्सन में बांटा जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, वे प्रोनाउंस इससे बोलने वाले स्पीकर का बोध होता है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। जो किसी बात को कहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। ये बात मैंने आपको पहले बता दी। जो किसी बात को सुनता है वो हमारा होता है सेकंड पर्सन। किसी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, देखिए सेकंड पर्सन क्या होता है, वे प्रोनाउंस जिससे सुनने वाले ऑडियंस व्यक्ति का बोध होता है, वे सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन, वे प्रोनाउन जिससे ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है के बारे में कुछ कहा जाता है, वे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, बात मैं आपको पहले ही बता दी। आइए फिर देखते हैं। देखिए एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस चार्ट को बड़ा हमको समझना होगा। देखिए ये प्रोनाउन लिखे हुए हैं, ठीक है, ये प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउन है ना, ये हमारे कौन से पर्सनल प्रोनाउन है ना। तो जो लिखा है इसको काट दीजिए आप, पर्सनल प्रोनाउन का पूरा चार्ट बना हुआ। ठीक है, अब देखिए ये नंबर और किस किस प्रोनाउन का किन किन परिस्थितियों में क्या यूज है। देखिए ये हमारे नंबर, यानी कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है हमारा, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। अच्छा, आई का क्या है, आई के साथ वर्ब सिंगुलर भी आता है, वर्ब प्लूरल भी आता है। अब देखिए वर्ब सिंगुलर प्लूरल का मतलब क्या है, आई के साथ वैसे तो एम का यूज करते हैं, बाकी आई के साथ हैव भी यूज लगता है, हैव का यूज होता है, यानी इस सेंस में आई के साथ प्लूरल वर्ब आता है, बाकी हर जगह पे आई के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। आई एक ऐसा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जिसके साथ वर्ब सिंगुलर भी आता है और वर्ब प्लूरल भी आते हैं। आई हैव होता है, बाकी आई के साथ सिंगुलर वर्ब्स का यूज करते हैं, आई एम, आई वाज, ये सब। ठीक, फिर देखिए वी हमारा प्लूरल होता है। अब देखिए अगर मुझको नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस का मतलब ये कि अगर मुझे सब्जेक्ट रूप में इनका यूज करना हो आई और वी का, तो सब्जेक्ट रूप में क्या यूज होंगे, आई लिखा जाएगा और वी लिखा जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी और अस। इसका पजेसिव एडजेक्टिव, वास्तव में पजेसिव डिटर्मिनर है, क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर। पजेसिव डिटर्मिनर्स हैं ये। तो पजेसिव डिटर्मिनर क्या होता है, अच्छा मैं आपको बता दूं डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है। देखिए एडजेक्टिव बताता है कि कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन किस तरह का या किस प्रकार का, और डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स वो शब्द होते हैं जो सदैव किसी नाउन से पहले आकर उनको निश्चित करते हैं। ठीक, वो डिटर्मिनर्स होते हैं। तो ये डिटर्मिनर है। ठीक है, हमारे आई के लिए पजेसिव डिटर्मिनर क्या हो जाएगा, माई। बी के लिए क्या हो जाएगा, अवर। ये हमेशा नाउन से पहले आएंगे, माई बुक, अवर बुक, ऐसे। ठीक, ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक, ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन है। तो आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन और वी का पजेसिव प्रोनाउन क्या, अवर्स। और ये हमारे रिफ्लेक्सिव केस है। तो क्या आई का हो जाएगा माई सेल्फ, वी का हो जाएगा क्या, अवर सेल्फ। ये हो गया। फिर सेकंड पर्सन में देखिए, नॉमिनेटिव केस में यू, ऑब्जेक्टिव केस में यू, पजेसिव डिटर्मिनर योर, पजेसिव प्रोनाउन योर्स, और रिफ्लेक्सिव केस योरसेल्फ। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, यू के साथ वर्ब तो हमेशा सिंगुलर आता है, पर यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह यूज होता है। अगर एक यू का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है, यू का प्रयोग एक से अधिक व्यक्ति के लिए भी होता है। देखिए इस वजह से अगर ये जो योर सेल्फ लिखा है, इस जो है जब एक व्यक्ति की बात करेंगे आप तब क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। ज्यादा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सेल्फ हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इस वजह से यू के लिखा है या यू के लिए, यू सिंगुलर भी और यू प्लूरल भी। तो नॉमिनेटिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस यू, पजेसिव केस, पजेसिव डिटर्मिनर क्या, योर, पजेसिव प्रोनाउन योर्स, रिफ्लेक्सिव केस में सिंगुलर के लिए योरसेल्फ,
डायरेक्टली योर सेल्फ्स। ही का देख लीजिए, अब देखिए ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। देखिए ये सब जितने लिखे हैं, ही सी इट दे, ना ये सब किसके क्या है, थर्ड पर्सन के। अच्छा चीज मैं आपको बता दूं, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे के अतिरिक्त दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब क्या है, सब थर्ड पर्सन है। भाई जिसके विषय में भी आप बात करेंगे सब क्या है, थर्ड पर्सन है। बुक, पेन, पेंसिल, कोई बात करें आप, ये फर्स्ट पर्सन जो किसी बात को कहता है, सेकंड पर्सन जो किसी बात को सुनता है, और थर्ड पर्सन वो जिसके विषय में हम कोई बातचीत कहते हैं। थर्ड पर्सन में ही सी इट दे के अतिरिक्त दुनिया की सारी चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए बहरहाल ही का प्रयोग कहाँ होता है, मेल के लिए, सी का प्रयोग होता है फीमेल के लिए, इट का प्रयोग होता है न्यूट्रल चीजों की, न्यूट्रल जेंडर में आता है ये, निर्जीव चीजों के लिए, या कभी ऐसा होता है निर्जीव चीजों के लिए भी आता है, पर कभी कभी ऐसा होता है जैसे मान लीजिए चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट, ये तीन ऐसे कॉमन जेंडर के नाउन हैं जिनके लिए भी इट का प्रयोग हो जाता है। ठीक, दे प्लूरल होता है, इसका प्रयोग लिविंग के लिए भी होता है और नॉन लिविंग के लिए भी होता है। किस इसको देख लीजिए, ही का प्रयोग होता है मेल के लिए, सी का प्रयोग होता है फीमेल के लिए। ठीक है, मस्कुलाइन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, ये हमारा न्यूट्रल जेंडर है। ठीक है, दे लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी। इनके नॉमिनेटिव केस ही, सी, इट और दे का ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम, सी का हर, का इट, दे का देम। पजेसिव डिटर्मिनर ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। पजेसिव प्रोनाउन की बात करूं, ही का हिज, सी का हर्स, इट का पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव नहीं होता है और दे का देयर्स। रिफ्लेक्सिव केस की बात करूं क्या हो जाएगा, ही का हिमसेल्फ, सी का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ और देम का सेल्फ। ठीक है, यहीं पे एक चीज अगर मैं और लिख दूं, वन ना, वन। ठीक है, वन का नॉमिनेटिव केस वन, का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या वन, का पजेसिव डिटर्मिनर का है वंस। पजेसिव प्रोनाउन के रूप में नहीं करेंगे, और रिफ्लेक्सिव केस होता है क्या हमारा, वन सेल्फ। केस हमारा होता है वन सेल्फ, हमारा रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है, अच्छा चलिए एक चीज मैं और क्लियर कर दूं आपको, ये पजेसिव डिटर्मिनर और पजेसिव प्रोनाउन का अंतर मैं बता, देखिए है क्या, अधिकार ये भी प्रकट करते हैं, अधिकार ये भी प्रकट करते हैं। ये पजेसिव डिटर्मिनर हैं, डिटर्मिनर सदैव नाउन से पहले आएंगे। पजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन तो नाउन के बदले आता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पजेसिव प्रोनाउन हैं इनके बाद आप नाउन नहीं लिख सकते। अगर इनके बाद आप नाउन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बताता हूं आप, जैसे मैंने लिखा मैंने लिखा अब देखिए आप, मैंने लिखा दिस इज हिज बुक, तो बुक हमारा क्या है, नाउन, और ये हिज है, इस नाउन से पहले आके इसको क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, निश्चित कर रहा है कि हमारा क्या हो जाएगा, पजेसिव डिटर्मिनर, अधिकार प्रकट कर रहा है। लेकिन अगर मुझे पजेसिव प्रोनाउन लिखना होगा, मैं लिखूंगा दिस बुक इज हिज। ठीक, अब देखिए ही का पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है। ठीक है, हिज का पजेसिव प्रोनाउन, ही का पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है, ही का पजेसिव डिटर्मिनर भी हिज होता है। कैसे अंतर करेंगे, अगर नाउन से पहले आया तो 100% डिटर्मिनर होगा जिसको आप एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, और अगर ये इस तरह से आया है, नाउन के बाद आया है, तो इसका मतलब क्या है, ये पजेसिव नाउन है, ये हमारा पजेसिव डिटर्मिनर है। ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो नाउन से पहले आकर उसको निश्चित करते हैं, और प्रोनाउन तो नाउन के बदले आते हैं। अच्छा एक चीज और, थोड़ा सा अर्थभाव का भी अंतर होता है। अर्थभाव का अंतर मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे जैसे ये है, तो मैंने लिखा माई बुक, मेरी किताब। अगर मैंने कहा दिस बुक इज माइन, तो अर्थ हो जाएगा मेरी वाली किताब। ठीक है, ये अर्थभाव में अंतर आता है। माई मतलब मेरा या मेरी, और माइन मतलब मेरा वाला या मेरी वाली। अवर मतलब हमारा, अवस मतलब हमारा वाला या हमारी वाली। ठीक है, ये अर्थ का ये अंतर आता है।
मैंने कहा दिस बुक इज अवर्स, ये हमारी वाली किताब है, समझ पा रहे हैं। लेकिन जब मैंने कहा दिस इज आवर बुक, तो ये हमारी किताब है, ये अर्थ भाव का अंतर आता है। दिस बुक इज माई, दिस बुक इज माइन, ये मेरी वाली किताब है। जब मैंने कहा दिस इज माई बुक, तो ये मेरी, दिस इज माई बुक, तो ये मेरी किताब है। देखिए समझिएगा बात को, जब मैंने कहा दिस इज माई बुक, तो मतलब हुआ यह मेरी किताब है। जब मैंने कहा दिस बुक इज माइन, तो इसका मतलब हुआ ये मेरी वाली किताब। ये थोड़ा सा अर्थ भाव में अंतर होता है पजेसिव प्रोनाउन में और पजेसिव डिटर्मिनर में। और आप जान ही चुके होंगे, डिटर्मिनर है तो हमेशा नाउन से पहले आकर उसको निश्चित कर रहा होगा। अगर प्रोनाउन है क्या करेगा, वो नाउन के बदले आएगा, नाउन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। आइए आगे बढ़ते हैं। लोग पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ये लिखा है यूज ऑफ प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। यानी कि अभी हमने जो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा है, इसका प्रयोग अभी हमने सीखे, चार्ट देखा हमने, सब्जेक्ट के रूप में क्या आएंगे। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट रूप में आई फर्स्ट पर्सन का, वी, यू, ही, सी, इट, दे, वन या दुनिया कोई भी चीज। ठीक, ये सब नॉमिनेटिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम, सी का हर, है ना, ये सब हमने अभी देखा है। ठीक, तो वही कह रहा है, तो सब्जेक्ट के रूप में जो उसके रूप है उन्हीं को लिखना पड़ेगा। अगर आप सब्जेक्टिव केस के बदले ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिख देंगे, सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका हमको ध्यान रखना होगा। देखिए वही लिखा है यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन कर रहा है, यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, वह प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे देखिए लिखा है हिज हिम हैज गॉन टू कोसाम्बी। अब बताइए ये हिज हिम जो है, ये तो भाई सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट रूप में हिज या हिम कैसे आ जाएगा। हिज हमारा पजेसिव केस है, हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, सेंटेंस ही गलत है। क्या लिखना चाहिए था मुझको, ही हैज गॉन टू कोसाम्बी। ठीक है, फिर लिखा है हर हर्स हेल्प्स मी, ये भी गलत है। अरे भाई सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में होगा ना, ये तो लिखा है पजेसिव केस में, गलत ही है। तो क्या लिखेंगे, ही हेल्प्स मी। फिर लिखा है देम देम देयर देयर्स गो देयर, अब ये भी गलत है। अरे भाई हमको सब्जेक्ट के रूप में क्या चाहिए, दे गो देयर। ठीक है, भाई दे में क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है, देयर क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर है, देयर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो फिर हमको सब्जेक्ट चाहिए तो क्या लिखेंगे, हम दे लिखेंगे। फिर लिखा है यू एंड मी आर गुड फ्रेंड्स। अब यू तो ठीक है, यू का नॉमिनेटिव केस भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मी तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। क्या लिखना होगा आपको, आई लिखना होगा। क्या लिखेंगे आप, यू एंड आई, और नहीं क्या है ये, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा। यू हिम एंड मी, अब देखिए हिम एंड मी ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, गलत लिखा है। क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा और नहीं क्या, यू ही एंड आई हैव हेल्प द ओल्ड मैन। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूं, बड़ी बेसिक बात है, सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट रूप में ऑब्जेक्टिव केस का। अगर ऐसा नहीं होता है तो सेंटेंस क्या गलत। पजेसिव की आवश्यकता होगी तो पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव डिटर्मिनर लगना चाहिए। रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता होगी तो रिफ्लेक्सिव, मतलब जिस केस की आवश्यकता होगी वही केस हमको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसके बदले कुछ और लिख देंगे, ये ध्यान रखना होगा हमें। नॉमिनेटिव केस की आवश्यकता है तो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस की आवश्यकता है तो ऑब्जेक्टिव केस का, पजेसिव डिटर्मिनर की आवश्यकता है तो पजेसिव डिटर्मिनर, पजेसिव प्रोनाउन की आवश्यकता है तो पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव केस की आवश्यकता है तो रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है, तो आई देखते हैं आगे। अब देखिए ध्यान, लिखा है यदि किसी एक या एक से अधिक, यदि किसी एक या एक से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग किसी केस इन अपोजिशन के रूप में हो, जो शब्द ये शब्द लिखा है ना, जो शब्द किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो, केस इन अपोजिशन में यूज हुआ, प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। इसको फिर समझ लीजिए, यदि एक या एक से अधिक प्रोनाउन किसी वाक्य में केस इन अपोजिशन के रूप में यूज हुआ हो, ठीक है, जो वाक्य क्या हो, सब्जेक्ट हो। अच्छा आप मुझको बताइए, चाहे केस इन पोजीशन के रूप में आए चाहे जो भी आए, अगर वो सब्जेक्ट की भूमिका में है तो सब्जेक्ट की भूमिका में होगा तो किस केस का यूज करेंगे आप, सब्जेक्टिव केस का ना, नॉमिनेटिव केस का ना। अगर ऑब्जेक्टिव केस में वहां लिख दूं, पजेसिव केस लिख दूं, सेंटेंस क्या हो जाना है, गलत हो जाएगा। ठीक, अच्छा केस इन पोजीशन क्या होता है, ये चर्चाएं मैं आपको कर देता हूं। केस इन पोजीशन से नाउन की चर्चा इसकी की जाएगी आपसे, पर केस इन पोजीशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए होता क्या है, जब किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के लिए, नाउन या नाउन के ही इक्विवेलेंट कोई नाउन या नाउन फ्रेज का यूज करते हैं, जो
उसी के समतुल्य होता है, उसी के इक्विवेलेंट होता है, उसी को बोलते हैं केस इन अपोजिशन। दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आप देखिए, जैसे मैंने कहा महाराणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वाज अ ग्रेट लीडर, ऐसे कुछ। तो मैंने कहा महाराणा प्रताप, कि मैंने कहा द किंग ऑफ मेवाड़, तो मैंने कहा द किंग ऑफ मेवाड़ किसके लिए कहा? महाराणा प्रताप जी के लिए। ये जो लिखा द किंग ऑफ मेवाड़, ये नाउन फ्रेज है जो आया है किसके लिए? महाराणा प्रताप के लिए। यही हमारा केस इन अपोजिशन है, या नाउन फ्रेज इन अपोजिशन बोलते हैं आप, या केस इन अपोजिशन बोलते, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा मिस्टर नरेंद्र मोदी, फिर मैंने कहा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये जो मैंने कहा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये किसके बारे में कहा? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए। यही आपका क्या है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यही हमारा केस इन अपोजिशन है। तो समझ पा रहे होंगे मेरी बात। यानी कि किसी नाउन के लिए नाउन इक्विवेलेंट ही कोई चीज आप लिख दीजिए जो उसी की व्याख्या कर रहा हो, तो मतलब वही हमारा केस इन अपोजिशन है। समझ रहे होंगे। जैसे मैंने कहा महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन, ये जो लिखा मैंने द फादर ऑफ द नेशन, ये किसके लिए यूज किया? महात्मा गांधी जी के लिए। तो यही हमारा केस इन अपोजिशन है। समझ गए होंगे मेरी बात को। मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। जैसे मैंने कहा सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये जो मैंने कहा द आयरन मैन ऑफ इंडिया, किसके लिए कहा? सरदार पटेल के लिए ना। यही हमारा क्या है? केस इन अपोजिशन। समझ पा रहे होंगे। वही कह रहा है कि अगर किसी नाउन का, किसी प्रोनाउन का प्रयोग है ना सब्जेक्ट के रूप में हो, और किस रूप में हो? केस इन अपोजिशन के रूप में। तो भाई केस इन अपोजिशन के रूप में होगा तो किस केस में होगा? भाई सब्जेक्ट हो और केस इन अपोजिशन के रूप में आया हो, तो सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए ना। अगर उसको मैं ऑब्जेक्टिव केस में लिख दूं क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए जैसे लिखा है द टू ऑफ अस हिम एंड मी डिड नॉट हेल्प हर। अब एक चीज बताइए, ये जो लिखा है द टू ऑफ अस, ये हमारा सब्जेक्ट है, और जो लिखा है ना हिम एंड मी, ये इसी टू ऑफ अस का क्या है? केस इन अपोजिशन है। तो ये अच्छा था, सब्जेक्ट क्या है हमारा? द टू ऑफ अस हमारा सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्टिव केस में है, और इसी के लिए आया है केस इन अपोजिशन हिम एंड मी। तो अरे भाई जब ये सब्जेक्टिव केस में है तो ये किस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए ना। ये तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है, यही गलत है। मुझे लिखना चाहिए था द टू ऑफ अस ही एंड आई डिड नॉट हेल्प हर। ठीक, तो ये लिखा है ना ही एंड आई, ये क्या है हमारा? केस इन अपोजिशन। इसको फिर बताऊंगा आपको, एक बात समझिए। अगर कोई सब्जेक्ट आया हो, एक बात समझिएगा, अगर कोई सब्जेक्ट आया हो, सब्जेक्ट के रूप में केस इन अपोजिशन के लिए किसी प्रोनाउन का यूज हो जाए, ठीक, तो अगर सब्जेक्ट के लिए केस इन अपोजिशन होगा तो जाहिर सी बात है केस इन अपोजिशन होता क्या है भाई? किसी नाउन की व्याख्या करता है, नाउन का समतुल्य होता है, नाउन का समतुल्य है। और अगर वो सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट रूप में नाउन आया है, तो जाहिर सी बात है प्रोनाउन अगर केस इन अपोजिशन के रूप में आएगा तो भी सब्जेक्टिव केस में ही तो आना चाहिए, कि सब्जेक्ट के बदले मैं ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगा दूंगा। संभव सी बात है ना भाई। जैसा नाउन केस इन अपोजिशन होता क्या है? उसी नाउन की व्याख्या कर रहा होता है, नाउन के इक्विवेलेंट होता है। नाउन के इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या है? कि जिस केस में नाउन होगा उसी केस में उसका केस इन अपोजिशन होना चाहिए, है ना। समझ पा रहे होंगे। ये लिखा द टू ऑफ अस, ये हमारा नॉमिनेटिव केस में है, जाहिर सी बात है ये भी किस में होना चाहिए था? नॉमिनेटिव केस में। तो ऑब्जेक्टिव केस में है तो क्या हो गया? गलत। ये वाला क्या हो गया? द टू ऑफ अस ही एंड आई नॉट हेल्प हर, ये हमारा क्या हो जाएगा? समझ रहे होंगे मेरी बात को। आइए हैं आपको समझ लिखा है बी, यानी बी फॉर्म ऑफ वर्ब। बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या? इज एम आर वाज वर्ब। बी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द केस। अच्छा मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा, तो मैं बताता हूं। देखिए अगर बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसकी चर्चा मैं पीछे आपसे वर्ब चैप्टर में कर चुका हूं, फिर भी आपको बता देता हूं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट देखिए, किसी वाक्य का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो या तो नाउन होता है या तो एडजेक्टिव होता है, कभी कभी एडवर्ब भी हो जाया करते हैं, बट मोस्टली या तो नाउन होता है या तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आते हैं। कॉम्प्लीमेंट दो तरह का होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट की व्याख्या करे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट की व्याख्या करे तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा ही इज गुड, मैंने लिखा ही इज गुड, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है। जो गुड है ये इसी ही का ही क्या है? सब्जेक्ट है।
और ये ही की व्याख्या कर रहा है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इसकी चर्चा अगर आपको कॉम्प्लीमेंट में दिक्कत है तो आप कृपया करके, एक क्लास है ट्रांसटिव इंट्रांसटिव और लिंकिंग वर्ब, उसको आप देख लीजिएगा, तो कॉम्प्लीमेंट की समस्या आपकी वहां पे सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे दरअसल मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट की चर्चा मैं ऑलरेडी पीछे कर चुका हूँ, तो आप प्लीज जाके उस बार देखिएगा, तो ये बात आपको बेहतर समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए, जब मैंने लिखा ही इज गुड, तो ये गुड क्या है हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर मैंने लिख दिया ही मेड मी मॉनिटर, क्या ही मेड, देखिए ही मेड मी मॉनिटर, ने बनाया, किसे बनाया, मुझे बनाया, क्या बनाया, मॉनिटर। अब बताइए क्या जो मॉनिटर है मी की व्याख्या नहीं कर रहा है, और मी यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या हो जाएगा। देखिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो आता है वो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो आता है वो ट्रांसटिव वर्ब के बाद आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने के लिए जरूरी है पहले वर्ब ऑब्जेक्ट ले। वर्ब कौन से ऑब्जेक्ट लेती हैं, ट्रांसटिव वर्ब लेती हैं, उसके बाद ही जब ऑब्जेक्ट आएगा तब उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि बी फॉर्म और क्या, कॉम्प्लीमेंट, बी फॉर्म और उसके बाद क्या, बी फॉर्म वर्ब एंड द केस, यानी बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद केस, अगर कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो किस केस में होना चाहिए, ये बातचीत हो रही है। मैं आपको बताऊं, अगर बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, तो ध्यान रखिएगा वो सदैव नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। फिर मेरी बात समझिएगा, अगर बी फॉर्म ऑफ वर्ब, इज एम आर वाज वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, ध्यान रखिएगा वो नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। बोलचाल की भाषा में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर सकते हैं, पर रिटर्न लेवल में एग्जाम जब देने जाइएगा तो ध्यान रखिएगा आपको लिखना पड़ेगा क्या, नॉमिनेटिव केस का। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, जैसे मैं समझा रहा हूं आपको। मेरे कहने का मतलब आपसे ये है, ये कहना चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं, अगर मैं लिख दूं इज आई, अब मैं आपको बताऊं, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद ये हमारे कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट के रूप में मैंने आपको बताया, अगर बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आए तो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। अब बताइए, बी तो ऑब्जेक्टिव केस है, तुम्हारा आंसर क्या होगा, आई। आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं इट्स मी, और ध्यान रखिएगा रिटर्न लेवल में क्या होना चाहिए, वो इज। वही बात कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में किसका यूज करें। ठीक, ध्यान रखिए किसका यूज करेंगे आप, नॉमिनेटिव केस का। बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में नॉमिनेटिव केस का नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस का लिख देंगे तो वही ये बताया जा रहा है आपको, कह रहा है बी इज एम आर वाज वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द केस। देखिए लिखा है आई, ही, सी, वी, दे, कैन बी कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब टू बी, इट इज आई। वही कहने जो मैं आपको समझा रहा हूं वही बात वहां भी है कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या होता है, नॉमिनेटिव केस का नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए लिखा है नॉर्मली हाउ एवर वी यूज द ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हेयर। मैंने आपको फिर बताया, बोलचाल की भाषा में या किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जैसे आपसे किसी पूछा हु इज इट, आप रिप्लाई दे सकते हैं इट्स मी, ये बोलचाल की भाषा में चलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर ये रिटर्न लेवल की बात होगी तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, नॉमिनेटिव केस। जो बात लिखी इस पर आप बहुत गौर न करें, आपको ये ध्यान रखना है जो आप बाबा कह रहा हूं, नॉमिनेटिव बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में नॉमिनेटिव केस का ही नाउन प्रोनाउन होगा, और किसी केस का ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव केस का लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले तो आपको बता, क्या कहना लिखा है, इट वाज आई। अगर मैं इट वाज मी तो आप ध्यान रखिएगा इट वाज मी बोलचाल की भाषा में चलेगा, बट रिटर्न लेवल में जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे, देखिए इट हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी लिंकिंग वर्ब है, आई हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं इट वाज मी, तब गलत। ठीक है, आई थॉट इट वाज ही, एकदम सही है। इट वाज नॉट वी, एकदम सही है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं इट्स मी, आई थॉट इट वाज हिम, वाजंट अस, ये सब बोलचाल की भाषा में चलेगा। रिटर्न लेवल में
ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। क्या है, इट वाज हिम हु हेल्प्ड श्याम, ये गलत है। इट आपका सब्जेक्ट है, वाज आपकी लिंकिंग वर्ब है, हिम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में नॉमिनेटिव केस आना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव केस लिखा है, सही लिखा नहीं है। ये लिखना चाहिए था क्या, वाज ही हु हेल्प्ड श्याम, क्या। और मैं बताऊं आपको, ये जो हु है ना, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए आता है उसी के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब होनी चाहिए। ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, ही के लिए, जो वर्ब होगी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इसके अनुसार होनी चाहिए, ही के अनुसार। अगर मैं लिख दूं इज आई हु एम, या हु इज क्या ऐसे कुछ, हु इज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब आप देखिए कि हु किसके लिए आया है भाई, आई के लिए। अब आई के अनुसार इज लगाएं कि एम लगाएं, ध्यान रखिएगा। अगर किसी नाउन, किसी भी चीज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, अभी पढ़ेंगे आगे, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है उसी के अनुसार वर्ब होनी चाहिए हमारी। तो लिखना चाहिए था इट इज आई हु एम अ, समझ पा रहे हैं, चलिए समझ पा गए हमें। यानी कि मेरा बताने का मकसद ये था कि अगर बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, कुछ भी होगा, तो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना, या किसी और केस में होना नहीं चाहिए, नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में सब्जेक्टिव केस का नाउन होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। फिर मैं आपको बता दूं, बोलचाल की भाषा में ऑब्जेक्टिव केस आप यूज कर सकते हैं, पर रिटर्न लेवल में सिर्फ और सिर्फ नाउन। देखिए लिखा है यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्टिव का प्रयोग, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कहां कहां करते हैं, इस पे बातचीत होगी। देखिए एक चीज मान लीजिए, ऑब्जेक्टिव केस का नाउन प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्ट के लिए। अब ऑब्जेक्ट कब आएगा, ट्रांसटिव वर्ब के बाद, और वर्ब के बाद, ट्रांसटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो वही कह रहा है ऑब्जेक्टिव केस कहां होता है। देखिए लिखा है यदि किसी प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो उस प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस के में लिखा जाता है। जाहिर सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में होगा तो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा तब भी नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या है, श्याम लव्स हर। अब देखिए श्याम आपका सब्जेक्ट है, लव्स आपकी वर्ब है, हर लव्स का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो किस केस में आया है, ऑब्जेक्टिव केस में। ही डज नॉट लव मी, अब देखिए सी आपका सब्जेक्ट है, ये डज नॉट, ये डज आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, लव आपका मेन वर्ब, नॉट आपका एडवर्ब है, जो मी है इसी लव का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो किस केस में आया है, ऑब्जेक्टिव केस में आया है। माई मदर प्रोहिबिटेड यू एंड मी फ्रॉम गोइंग देयर। देखिए माई मदर प्रोहिबिटेड यू एंड मी, मेरी माता जी ने मना किया था तुमको और मुझको, ठीक है। अब देखिए प्रोहिबिट हमारी वर्ब है, ट्रांसटिव वर्ब है, ट्रांसटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का नाउन प्रोनाउन, तो ये यू और मी ऑब्जेक्टिव केस में आया है। He invited श्याम एंड मी टू डिनर। अब देखिए इनवाइटेड वर्ब है, ठीक है, वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में किस केस के प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस के। भाई ये तो नाउन है, नाउन तो सब्जेक्ट रूप में नाउन उसी तरह रहेगा, ऑब्जेक्ट रूप में भी उसी तरह रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव केस में दोनों क्या है, ये कुल मिला के ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस का नाउन प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट रूप में सब्जेक्ट केस का होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में सब्जेक्टिव केस का जो है नाउन प्रोनाउन आना चाहिए, ठीक है। आई देखिए लिखा है लेट का प्रयोग ट्रांसटिव वर्ब के रूप में होता है। देखिए चीज बताऊं आपको मैं, लेट एक ट्रांसटिव वर्ब होता है, ध्यान रखिएगा। लेट का प्रयोग ट्रांसटिव वर्ब के रूप में होता है, अतः लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। लेट एक ट्रांसटिव वर्ब है, ध्यान रखिएगा। तो लेट अस प्ले, अच्छा चीज मैं बताऊं आपको, लेट का वर्ड ग्रामर होता है लेट समबडी डू, या पैसिव स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा लेट समथिंग बी डन बाई, ठीक है। तो लेट एक ट्रांसटिव वर्ब होता है जो अपने बात, अच्छा ट्रांसटिव वर्ब है तो जाहिर सी बात है
ऑब्जेक्टिव केस का नाउन प्रोनाउन लेगा, लेट अस प्ले, लेट हर गो, लेट हिम एंड हर प्ले, लेट रुचि एंड मी गो। अब ये ऑब्जेक्टिव केस में है सर, ठीक है। किसी प्रीपोजिशन के बाद, ध्यान रखिएगा, किसी प्रीपोजिशन के बाद सदैव नाउन, देखिए प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो सदैव किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं, और जब कोई प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले आता है तो बनाता है प्रीपोजिशन फ्रेज, और वो प्रीपोजिशन फ्रेज काम करता है एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का। ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही नाउन प्रोनाउन आता है, इसका ध्यान रखेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस का नाउन प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी ऑब्जेक्टिव केस का नाउन प्रोनाउन आता है। आइए वही बात हमको देखना है, किसी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के नाउन प्रोनाउन का प्रयोग होता है। He laughed at him and me। अब देखिए ये at क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, उसके बाद जो हिम और मी आया किस केस में आया है, ऑब्जेक्टिव। डिवाइड द मनी बिटवीन श्याम एंड मी, ये बिटवीन आपका प्रीपोजिशन है, लिखा है श्याम एंड मी, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। देयर इज नो इम्यूनिटी, कोई शत्रुता नहीं है, बिटवीन हर एंड मी, बिटवीन आपका प्रीपोजिशन, तो ये जो लिखा है हर एंड मी किस केस में है, ऑब्जेक्टिव। समझ पा रहे हैं, डाउट हो तो बताइएगा, ठीक। अब एक चीज मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको, देखिए एज तथा दैन के बाद, अगर एज तथा दैन का प्रयोग तुलना करने के लिए हो, एज तथा दैन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है, सब्जेक्टिव केस का भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस का भी हो सकता है, तो समझना है हमको। एज तथा दैन के बाद सब्जेक्टिव केस का, नॉमिनेटिव केस का भी नाउन प्रोनाउन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस का भी आ सकता है। अब कैसे, अगर तुलना सब्जेक्ट से है सब्जेक्टिव केस का होगा, अगर तुलना ऑब्जेक्ट से है तो ऑब्जेक्टिव केस का होगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे मैंने लिखा इज स्ट्रॉन्गर देन क्या। अब एक चीज देखिए, ये देन के बाद किस केस का नाउन प्रोनाउन आएगा, ये डिपेंड करता है इस चीज पे कि देन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन जो है उसकी तुलना किससे हो रही है। अब बताइए, देन के बाद जो ये नॉमिनेटिव केस का, देन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आया है, यहाँ प्रोनाउन यूज हुआ है, मान लीजिए नाउन भी होता, अब आप देख लीजिए इसकी तुलना किससे है, इससे तुलना है किससे, ही से। ही वाक का क्या है, सब्जेक्ट है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जिससे इसकी तुलना होती है इसी केस में ये आएंगे। ही की इनसे इनकी तुलना हो रही ही से, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब नॉमिनेटिव केस में है, तो ध्यान रखिएगा देन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन भी किसमें होगा, नॉमिनेटिव केस में। तो मुझे लिखना पड़ेगा ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, नहीं ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई। ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि आप लिख दें ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी। आप बताइए वो तुलना किससे है, ना ही से है, ही नॉमिनेटिव केस में है। जब तुलना सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, आप ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एज तथा देन के बाद नॉमिनेटिव केस का भी नाउन प्रोनाउन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस का भी आ सकता है, डिपेंड करेगा उनकी तुलना किससे हो रही है। अगर तुलना सब्जेक्ट से है आप सब्जेक्टिव केस लगाइएगा, तुलना ऑब्जेक्ट से है आप ऑब्जेक्टिव केस लगाइए, ठीक। आइए मैं बताता हूं आपको, देखिए लिखा है श्याम इज एज इंटेलिजेंट एज मी, श्याम उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि मैं हूं। अब बताइए एज तथा देन के बाद किस केस का नाउन प्रोनाउन होगा, डिपेंड करता है किसके ऊपर, इसकी तुलना किससे है। अब बताइए जो मी लिखा है इसकी तुलना किससे है, श्याम से। श्याम वाक का सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस का होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस का नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये लिखते हैं आप ना ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, ये बोलचाल की भाषा में चलता है, रिटन लेवल में आप लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, नंबर इस पे आपको नहीं मिलेगा, कट जाएगा। बल्कि तो मुझे लिखना चाहिए था क्या, श्याम इज एज इंटेलिजेंट एज आई, श्याम उतना ही बुद्धिमान है जितना कि मैं। फिर लिखा है शी इज बेटर देन हिम, गलत। हिम की तुलना किससे है भाई, शी से, शी तो नॉमिनेटिव केस में है, जब नॉमिनेटिव केस में है तो फिर किस केस का होना चाहिए था, नॉमिनेटिव केस में। क्या लिखूंगा, शी इज बेटर देन ही। यू रन फास्टर देन मी, गलत। अरे भाई मी की तुलना किससे है, यू से, यू तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस में लिखिए यू रन फास्टर देन। समझ पा गए होंगे मेरी बात को। मेरा कहने का मतलब है कि अगर एज तथा देन का प्रयोग तुलना करने के लिए हो इस सेंटेंस में, एज तथा देन के बाद किस केस का नाउन प्रोनाउन आएगा, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है सेंटेंस पे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा आएगा, कोई एग्जैक्ट एक चीज बता पाना संभव नहीं है, डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। अगर एज तथा देन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आया है उसकी तुलना सब्जेक्ट से की गई है,
तो फिर ये भी एज तथा देन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होगा। अगर इनकी तुलना ऑब्जेक्ट से की गई है तो निसंदेह ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक, ये मैंने आपको सब्जेक्ट रूप में दिखाया। अब आइए मैं आपको ऑब्जेक्ट रूप में दिखाने की कोशिश। देखिए लिखा है बोलचाल की भाषा में एज तथा देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के नाउन प्रोनाउन का प्रयोग ज्यादा प्रचलन में है। मैंने बताया आपको बोलचाल की भाषा में ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी। बट बोलचाल की भाषा हमको यहाँ एग्जाम देना है, रिटर्न मतलब हमारा एग्जाम होता है बोलचाल का नहीं होता है। ध्यान रखिएगा वहां पे आप नॉमिनेटिव केस लगाएंगे ना, किससे हो, सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्टिव केस का, तुलना ऑब्जेक्ट होगी तब ऑब्जेक्टिव केस का। तुलना अगर सब्जेक्ट है तो फिर आप ऑब्जेक्टिव केस का लगा सकते नहीं है रिटर्न लेवल में। देखिए लिखा है he has more time than me, ये बोलचाल की भाषा में ठीक है। they are richer than us, बोलचाल की भाषा में ठीक है। रिटर्न लेवल में मुझे क्या लिखना चाहिए था, he has more time than I, ठीक है। they are richer than us नहीं, रिटर्न लेवल में यही सही है, ठीक है। फिर देखिए लिखा गया एज तथा देन के बाद प्रयुक्त नॉमिनेटिव केस के नाउन या प्रोनाउन के बाद वर्ब का यूज किया भी जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। हाँ मैं आपको बताता हूं, एज तथा देन के बाद जब हम नॉमिनेटिव केस का जैसे तुलना सब्जेक्ट से हो रही है, तुलना सब्जेक्ट से होगी तो सब्जेक्टिव केस का आप लिखते हैं नाउन प्रोनाउन, तो फिर सब्जेक्ट को चाहिए वर्ब, तो वो वर्ब आप लिख भी सकते हैं और वो वर्ब अंडरस्टूड भी माना जाता है। वही बात लिखी गई है एज तथा देन के बाद प्रयुक्त नॉमिनेटिव केस के नाउन या प्रोनाउन के बाद वर्ब का यूज किया भी जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। जैसे मैंने लिखा नो वन इज बेटर टीचर देन ही, अब आप बताइए नो वन इज बेटर टीचर देन ही, ये तो एकदम सही है। तुलना किससे है, नो वन से। नो सब्जेक्ट में है, सब्जेक्टिव केस में है, ये भी सब्जेक्टिव केस में रहेगा। अब एक चीज, सब्जेक्ट को चाहिए फाइनाइट वर्ब, वो फाइनाइट इस तरह की स्थिति में फाइनाइट वर्ब आप लिख भी सकते हैं हटा भी सकते हैं, वो अंडरस्टूड होती है। इसी बात को मैं ऐसे कर दूंगा तब भी ठीक है, अगर मैं लिख दूं ही इज बेटर, सॉरी नो वन इज बेटर टीचर देन ही इज, तब भी सही है। वर्ब को आप स्पष्ट कर देंगे लिख देंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी वो वर्ब अंडरस्टूड रहता है, ठीक है। जैसे लिखा है सी इज वाइजर देन आई, ठीक है, देन के बाद आई आया है क्योंकि तुलना किससे है, सी से है। सब्जेक्ट से तुलना है, सब्जेक्टिव केस में आप लिखेंगे। फिर मैंने लिखा सी इज वाइजर देन आई एम, वर्ब आप स्पष्ट कर देंगे तब भी क्या है, वर्ब आप लिख देंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब बात नहीं आई। अच्छा और थोड़ा सा थॉमसन एंड मार्टिन साहब क्या कहते हैं वो। फिर देख लिखा है व्हेन द सेम वर्ब इज रिक्वायर्ड, सेम वर्ब भी रिक्वायर्ड करेंगे मतलब कि जो वर्ब यहां पे है सब्जेक्ट के बाद वही वर्ब इसके बाद भी रिक्वायर हो, ये बात कही जा रही है। लिखा है व्हेन द सेम वर्ब इज रिक्वायर्ड बिफोर एंड आफ्टर देन और एज वी कैन यूज एन ऑक्सिलरी फॉर द सेकेंड वर्ब। एक चीज मैं बताऊं आपको, देखिए वर्ब का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब सेम वर्ब की आवश्यकता हो तो आप वही वर्ब लिखने के बजाय बदले क्या लिख दीजिए, उस टेंस को पहचानिए और उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। जैसे देखिए लिखा है आई अर्न लेस देन ही डज, ठीक है। अब यहां पे जो डज लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए कैसे लिखा गया, ये बात ऐसी लिखी है आई अर्न लेस देन ही अर्न्स। अब ही अर्न्स मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि भाई ये आई के लिए भी अर्न आया है, अब ही के लिए भी अर्न, तो सेम वर्ब को रिपीट ना करें हम, बल्कि आप टेंस पहचानिए, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, टू और डज, ही के अनुसार क्या लगा देंगे आप, डज लगा देंगे, ठीक। मैं और समझाता हूं आप, आ रहा हूं मैं, देखिए लिखा है nobody nobody knows it better than I, देखिए ऐसे लिखा है nobody knows it better than I know, ये ऐसे मुझे लिखना चाहिए था। अब समस्या क्या होती उसमें, ये नो वर्ब क्या होती है हमारी, रिपीट हो जाती। इससे बेहतर ये है आप पहचानिए टेंस, टेंस लिखा है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में, तो आई नो के बदले आप लिख दीजिए आई डू, क्योंकि आई के साथ क्या यूज होता है, डू। नो बडी इज बेटर जज देन ही इज, अब ये देखिए नो बडी इज बेटर जज देन ही इज, अब ये वर्ब रिपीट हो रहा है, कोई जरूरत नहीं आपको लिखने की, ठीक है। सेम वर्ब रिपीट हो तो मत लिखिए,
इट विल हैपन एज श्योर एज डेथ इज श्योर। अब देखिए, इट विल हैपन एज श्योर एज डेथ इज श्योर। अब ये आपको लिखने की क्या जरूरत है? ठीक, समझ पा रहे हैं? ये भाव अंडरस्टूड है उसके अंदर। यानी कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर सेम वर्ड रिपीट हो रही हो ना तो आप ना लिखें, ठीक, बचें उससे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई जरूरत आपको है नहीं इतनी। ठीक है, तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्या तो चलिए मैं इसको अगली क्लास में कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।